तो अब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर करने वाले हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या चीज़ है आपके पास, आपको बताया गया था कि क्या चीज़ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर टाइप जो होता है आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पर क्या है, मिरर यहाँ पर बना हुआ है। बच्चे ध्यान से देखिए, मिरर यहाँ पर बना हुआ है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, मिरर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेंटर, जब गोला कंप्लीट करोगे आप, जब इसको सर्कल कंप्लीट करोगे, स्फीयर कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पर क्या आता है, एक सेंटर आ जाता है। सेंटर को क्या बोलते हैं, यहाँ से पोल से, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r कहलाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो इसके बीच में क्या चीज़ होता है, एक और आपको पता है कि मिडल टर्म क्या होती है, इसके मिडल में क्या आता है यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल f। तो इसका फार्मूला निकल करके आएगा r इज इक्वल्स टू, r ये पूरा r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक f है और एक और f ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 2f हो जाएगा। तो 2f किसके बराबर में हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2f, r के, वेरी गुड। तो r इज इक्वल्स टू 2f, दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला आपका। इसके बेस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल नहीं भी हुआ तो बड़े न्यूमेरिकल्स में इस फार्मूले को इस्तेमाल कर करके हम लोग या तो r निकाल सकते हैं या तो f निकाल सकते हैं और हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ठीक है। और क्या है कि हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर और साथ में रिफ्लेक्शन वाला भी पार्ट भी करेंगे, क्योंकि अब फिलहाल मैं रिफ्लेक्शन वाला कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि रिफ्लेक्शन वाला कंप्लीट हो जाए फटाफट, उसके बाद अगले वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर लें। देख लेते कहाँ तक पहुँचता है हमारा काम, ठीक है। स्टार्ट तो किया है, देखें कहाँ पहुँचता है हमारा पास काम। हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपके पास। अब 11th चीज जो होगी आपके पास, बुक देगा कोई मुझे जरा जी। अब इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी, इमेज कैसे कैसे फॉर्मेशंस होती हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है इसमें। अब इमेज फॉर्मेशंस की बात अगर आती है यहाँ पे, तो अलग अलग जगह से अलग अलग रेज निकल करके आ सकती हैं और अलग अलग जगह से जाएंगी। मान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हाँ जी, इमेज फॉर्मेशन करना। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर कि अगर इन्फिनिटी पे होता है तो क्या इन्फिनिटी पे होगा बच्चे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कि हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, सारा कुछ स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, कहीं पर भी इमेज फॉर्मेशन किससे होगा, अगर मिरर से टकराएगा क्या रे, और रे जो होगा आपके पास आगे जाएगा पीछे जाएगा कहाँ जाएगा, उसके बाद ही तो इमेज बनेगी ना। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे हम लोग, वहाँ से आप एक मिरर डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ट्राई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बोल देता है कि एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब होता है कहीं पर एक जगह पर कहीं पर भी जो होगा ना वो आपका ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं कहाँ पर पड़ा होगा, तो वहाँ से कोई एक रे जो है आपके पास यहाँ पर आ रहा है। वहाँ से आने के बाद वो क्या बोलता है कि उसका जो रे है वो कहाँ पर आकर के टकराएगा, एट द प्रिंसिपल फोकस। तो हमारे पास अगर इसको सर्कल को कंप्लीट करते हो तो सेंटर यहाँ पर बनता है कहीं पे, और यहाँ पर आपके पास अगर उसका इन दोनों का डिस्टेंस नापोगे, ये पोल हो गया ये सेंटर हो गया, इन दोनों का डिस्टेंस नापोगे, उसके मिडल पॉइंट पे बिल्कुल मिडल में, अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का ये है तो 2.5 सेंटीमीटर पे जाकर के ये एफ बन जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये शाइनी सरफेस है तो मैं इसको बाहर वाले की साइड में जो है मैं इसको रफ डाल देता हूँ। अंदर का हिस्सा मेरे पास क्या है, शाइनी है। शाइनी सरफेस की तरफ ये रे आती है, यहाँ से रे आ रही है, ये रे आ रही है, ये आ रही है, बात समझ में आ गई। ये रे आ रही है, आने के बाद यहाँ पर आकर के टकराई इस पॉइंट पे, कहीं पे शाइनी सरफेस था इसलिए वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट बैक वाली, ठीक है, आकर के प्रिंसिपल फोकस से होते हुए निकल गई, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ से लेकर के आऊँ तो फिर वही काम हो जाएगा, और उसके बाद वो जहाँ पर जाकर के दो रेज आपस में मीट करेंगी वो पॉइंट आपका हो जाता है इमेज वाला। यहाँ पर आपके पास इमेज बन जाएगा, ये पॉइंट है इमेज वाला। तो इमेज कहाँ पर बन गया, इमेज फॉर्मेशन हो गई आपकी फोकस के ऊपर। कहीं से भी पैरेलल आ रही है लाइन, टकराया, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकल गया,
ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस के आपके पास इमेज बन गई आपके पास, ठीक है। और इसकी इमेज की टाइप स्पेशली उन्होंने कंडीशंस वगैरह दे रखी हैं कि इन लोगों की जो होगी आपके पास वो बोलेगा हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, और पॉइंट साइज्ड, एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट साइज का एक इमेज बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के बाद साइड में एक शीशा होता है, चाहे बाइक चला रहे हो चाहे आप कुछ भी चला रहे हो, अगर गाड़ी आपके पीछे जो कोई आ रही है तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो क्या उसकी इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी कि बहुत छोटी बनेगी? ऑब्वियसली बहुत छोटी बनेगी। पिन साइज छोटी सी, एक मतलब बिल्कुल बहुत दूर से देख रहे हो, है ना, जा रहे हो, पीछे से कोई ट्रक वगैरह आ रहा है या कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, बहुत दूर, एक आध किलोमीटर पे, आधे किलोमीटर पे है, लेकिन हमें फिर भी दिखाई दे रहा है, तो वो उसकी इमेज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी? छोटी बनेगी, डिमिनिश, छोटी बनेगी, पॉइंट साइज टाइप बनेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि अगर यहाँ पर ए पॉइंट में यहाँ पर अगर ये जो है रे आ रही है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो उसका इमेज जो है आपके पास, ये उसका इमेज जो होगा, तो इमेज जो होगा वो यहां पर बनेगा और बहुत छोटा, पिन साइज बहुत छोटा सा बनेगा। पॉइंट ये बोल रहा है, प्रैक्टिकली समझ में आ गया, इससे समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या चीज है, अगला पॉइंट बोलता है बियॉन्ड सी। अब सी से बियॉन्ड की अगर बात करते हैं तो सी से कहां पर जाकर के बात कर रहा है वो? सी से जाने की बात कर रहा है। बच्चे देखो, अच्छा मैंने यहाँ पर आपके पास बनाया है और सिर्फ कनकेव मिरर को लेकर के बनाया है। आप इसको कन्वेक्स मिरर के साथ भी बना सकते हो। बुक में हमारे पास कन्वेक्स मिरर के साथ भी बनाया हुआ है, एक बार पिक्चर देख लोगे पता लग जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा इजी काम है सिर्फ उसे समझाने के लिए मैं सिर्फ एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट देखोगे तो वो फटाफट समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है बियॉन्ड सी। अब सी के बियॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं तो बियॉन्ड सी में वो बोल रहा है कि हाँ, अगर बियॉन्ड सी होता है तो बिटवीन एफ एंड सी, अगर सी से बिल्कुल बियॉन्ड, अगर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से आया, यहाँ पर टकराया और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से निकला, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर है तो यहाँ से आया, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर से जाकर के यहाँ पर मिला, कहीं पे जाकर के मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये बियॉन्ड सी, और यहाँ पर इसका इमेज जो बनेगा वो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर बनेगा इसका, ठीक है जी। ये चीज है, यहां पर ये बोल रहे हैं। इसके बाद बच्चे वो बोलता है अगर सी पर ऑब्जेक्ट कोई सी पे पड़ा हुआ है तो उसका इमेज जो है वो भी सी पर ही बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर सी पर है या उसका रे सी से आ रहा है, यहां सी से आ रहा है, मान लेते हैं यहां पर से आ रहा है, आपका सी से निकल के जा रहा है, तो बच्चे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा वापस। एक यही पॉइंट है, अगर सी से कोई भी रे आती है, यहाँ से निकलती है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक सेम डायरेक्शन में होगी वापस। यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है और वापस भी आ रही है उसी वहीं पर सेम उसी सी से वापस आएगी। बात समझ में आ गई बच्चा? ये चीज़ है। उसके बाद एक और कंडीशन है, वो बोलता है कि बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ की बात कर रहा है कि अगर सी और एफ के बीच में से ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएंगी? तो बच्चे वो आएंगे आपके पास आकर के, ठीक है, एट इन्फिनिटी, वो वापस जाएंगी इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट्स आप एक बार पढ़ोगे आप पता लग जाएगा कैसे कैसे इमेजेस हैं, सिर्फ ये बॉक्स को ध्यान से देखना, बस अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे यूजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, खुद ब खुद पता लग जाएगा क्या चीज़ है। वहाँ पर इमेजेस वगैरह भी दे रखी हैं, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना ज़रा। 12th पॉइंट आपके पास आता है यहाँ पे, कौन सा? यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस क्या है? कन्वेक्स तक भी जाएंगे, पहले यूज कनकेव कर लेते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, आधे आप में से आधे ज़्यादा लोगों को पता होगा कनकेव मिरर का क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो कनकेव मिरर का यूज़ जो आपके पास होता है वो इस्तेमाल में होता है कि टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, ठीक है, व्हीकल्स हेडलाइट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? पहला, टॉर्च,
दूसरा सर्च लाइट, तीसरा व्हीकल्स में इस्तेमाल हो सकता है, और भी बहुत जगह है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये मेन थोड़े से यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं। अब बच्चे देखिए टॉर्च में कैसे इस्तेमाल होता है, कनकेव मिरर को। अब कनकेव मिरर को अगर इस्तेमाल करोगे आप, तो कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, आपको कल ही करवाया गया है, पिछले जो आपके पास वीडियोस हैं उसमें करवाया जा चुका है कि इसको जो है कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। इसका इमेज कैसे बना था हमारे पास, कि हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस था और यहाँ पर ये, अगर मैं इनसाइड अंदर का हिस्सा शाइनी रख दूं और बाहर का रफ रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से लाइट आई, लाइट आने के बाद अगर फोकस यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है एफ, तो ये लाइट यहाँ से टकराएगी, यहाँ से आई तो फिर यहाँ से टकराएगी, फिर और लाइटें आई यहाँ से, और लाइटें आई तो यहाँ से टकराएंगी, ये यहाँ पर से फोकस से। ठीक है, तो फोकस ही टकराएंगे आकर के, तो सारे के सारे आकर के यहीं पर कन्वर्ज हो गए, एक जगह पर आकर के कंसंट्रेटेड। ठीक है, इससे लेजर लाइट नहीं आती होती, एक जगह पर आकर कंसंट्रेट हो जाती है, तो वैसे ही इनसे आकर के लाइट कंसंट्रेट हो जाती है। और टॉर्च जब मारते हो तो एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहती है, एक जगह पर। ठीक है, दो तरीके के टॉर्च होते हैं, इसको फैल भी जाता है जिनकी लाइट, और कईयों की ज़्यादातर होता है जो लेज़र वगैरह हम देखते हैं, डीजे नाइट्स पर भी देखते हैं, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे लेज़र्स वगैरह आ गए हैं, आसमान में भी मारे जाते हैं, एक जगह कंसंट्रेटेड बिल्कुल गोल गोल से आते हैं, होता ना, इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो सारे लाइट्स भी आपके पास होते हैं। तो वो सारे लाइट्स भी कनकेव मिरर वहाँ पर इस्तेमाल में आता है, तब जा करके आप इन टॉर्च के लाइट वगैरह देख पाते हो कंसंट्रेटेड एक जगह पे। एक तरह गोल का गोल बना हुआ है, अब गोल कैसे है, वो फैल क्यों नहीं रहे हैं लाइट, तो वहाँ पर एक कन्वर्जिंग मिरर या फिर बोल सकते हैं कनकेव मिरर लगा होता है। सर्च लाइट, अब बच्चे सर्च लाइट है, अगर हर जगह पर पूरा का पूरा फैल जाएगा तो लाइट ही लाइट हो जाएगी, तो सर्च क्या कर पाओगे, वहां से क्या सर्च कर पाओगे, सिर्फ लाइट ही रह पाएगी बस। तो सर्च लाइट का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एक स्पेशल जगह पर, जहाँ पर सर्च करना है वहाँ पर हमने स्पेशल देना होता है, वहाँ पे वो सर्च करना होता है। और जब एक जगह पे कंसंट्रेटेड कर करके आप लाइट को लेकर जाते हो, तो वो लाइट बहुत दूर दूर तक जाता है, काफ़ी दूर तक आप उसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो बहुत दूर तक। ठीक है बच्चे, उसके बाद व्हीकल्स की बारी आ जाती है। अब व्हीकल्स वगैरह है, आप रात को देखते होगे कि स्पेशल डिपर मारते हैं, स्पेशल हम दूसरी लाइट्स वगैरह जलाते हैं स्पेशल, ठीक है ना, कि हमें बहुत दूर तक दिखाई दे। काफ़ी सारी कारों के ऊपर में इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, स्पेशल एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए, होता ना, बिल्कुल सड़क पर ही कंसंट्रेट रहे, इधर उधर ना कहीं पर दिखाई दे हमें, बिल्कुल सड़क पर पूरा का पूरा कंसंट्रेट, अब सारा का सारा दिखाई दे यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो वो सारे जो है व्हीकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर कनकेव मिरर का इस्तेमाल में आता है, कनकेव मिरर पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जी बच्चे, तो आपके पास ये मिरर आ गया, और मिरर जो इनसाइड जो पार्ट होता है अगर रफ होगा, ठीक है, तो रफ पार्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, और आउटसाइड अगर शाइनी होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कन्वेक्स वाला। तो कन्वेक्स मिरर हमने बना दिया, और कन्वेक्स मिरर जब बना दिया तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट को किस तरफ रखेंगे। शाइनी सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है, शाइनी सरफेस की तरफ रखा जाता है। ठीक है, अब इस साइड शाइनी सरफेस तो ऑब्वियसली इस साइड रख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ से टकराएगा, और आपको पता है कि फोकस किस तरफ होता है, इस तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर इस तरफ होता है, तो इसी साइड इसी के बीच में प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, कंप्लीट इस तरफ होगा ना, ऐसे करके कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटर और यहाँ पर फोकस, और ये जो है यहाँ पर से अब वर्चुअल लाइन यहाँ पर से निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो अब वर्चुअल वाला आ गया आपके पास, तो ये आपके पास रियल इमेज तो बनाने वाला है नहीं, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास यूजेस इसका यहाँ पर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइंग के लिए ये सब काम में आता है, कन्वेक्स मिरर जो आपके पास होता है। तो इसके यूजेस के लिए हम देख लेंगे, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप में इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आप इसको मिरर में, जो व्हीकल का मिरर होता है, दूर की चीज़ पास लाने बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो व्हीकल मिरर, व्हीकल साइड मिरर। ठीक है, व्हीकल का साइड मिरर, उसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। माइक्रोस्कोप मैंने बता ही दिया। ओके, ये सब चीज़ें हैं, और साथ में आप क्या कर सकते हो, इसके साथ
कि और भी बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे कि ट्रैफिक जो होता है आपके पास, ट्रैफिक जो होता है ना, तो ट्रैफिक जो होता है, अब क्या होता है कि बहुत सारे कोने पर इधर उधर की जो होता है ना, गाड़ी जब आ रही होती हैं तो गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं, इधर उधर की गाड़ियाँ, तो कोने पर कहीं पर भी एक शीशा वगैरह लगा होता है ताकि इस साइड उस साइड का जो हमें शीशा आराम से दिखाई दे सके, तो वहाँ पर भी ये शीशा इस्तेमाल में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर भी हमारे पास इसको इस्तेमाल में मिरर को लाया जाता है मैग्नीफाइंग टाइप में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब बच्चे यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हमारे पास आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है क्या, बड़े गौर से समझिएगा इसको। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन 14th पार्ट हमारे पास आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, या सिंपल इसको साइन कन्वेंशन भी बोला जाता है। साइन कन्वेंशन भी सिंपल बोला जाता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है। अब बच्चे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? साइन की बात हो रही है, प्लस माइनस की साइन की बात हो रही है यहाँ पे। कन्वेंशन का मतलब होता है एक पैटर्न, एक तरीका, एक व्यू, कहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कौन सा साइन कहां पर कैसे लगेगा। कुल मिलाकर के बात यहां पर है, समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना। क्या है कि एक एक्सिस आपके पास आ रही है, अब वो एक्सिस में क्या करना होता है आपने कि एक मिरर बना दिया यहाँ पे। अब मिरर का जो ये पार्ट है, अपर्चर जो पार्ट है आपका, ये पार्ट एक रोल अदा करेगा आपका एक्सिस का। लाइक ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स बनाते हो आप, उसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास ये वाला लाइन हो गया यहाँ पर, इसको इस वाली लाइन को हम लोग y बोलते हैं, और y नेगेटिव नीचे वाले को, इस वाले को x पॉजिटिव और इस वाले को x नेगेटिव बोलते हैं। इतना तो पता होगा आपको। वैसे ही इसको सेम यहाँ पर पिक्चराइज किया जाता है और बोला जाता है कि हमेशा पहला रूल होता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। टोटल मिलाकर के 4-5 पॉइंट इसके होते हैं। ठीक है, सारे रूल बारी बारी से देखेंगे हम लोग कि क्या क्या रूल हैं इसके। तो हमेशा क्या करना होता है, हमने इसको नहीं देखना होता पहले, हमेशा ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में भी पड़ा होगा तो रेज भी आ रही होंगी, तो कहाँ से आ रही होंगी? लेफ्ट हैंड साइड से आ रही होंगी, तो यहाँ से आ रही होंगी। इसके अकॉर्डिंग हमने ग्लास, ये जो हमने यहाँ पर मिरर जो सेट करना है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने शाइनी सरफेस वाला मिरर होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने ये बनाया, तो इस साइड मेरे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर शाइनी सरफेस होना चाहिए, और इस साइड मेरे पास रफ सरफेस होना चाहिए। बस समझ में आ गई? ये वाला हो गया। अब अगर ये वाला, ये तो कनकेव मिरर हो गया आपके पास। अब मुझे कन्वेक्स मिरर भी बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर कन्वेक्स मिरर कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। इस ऐसे शेप का नहीं बनेगा, फिर वो शेप चेंज हो जाएगी इसकी, फिर वो चेंज हो जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका आउटर सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है, इनसाइड क्या होता है? रफ होता है। यही होता है कन्वेक्स में। तो ये ऑब्जेक्ट जो किसकी तरफ हो गया? शाइनी सरफेस की तरफ हो गया। तो कन्वेक्स मिरर को हमेशा इस तरीके से लगाना है और कनकेव मिरर को उस तरीके से लगाना है। क्यों लगाना है? बात समझ में आई है यहाँ पे? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। अब लेना क्यों है ये समझा देता हूं। क्या होता है कि न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो उसमें डिस्टेंस, ये पोल हो गया P और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया A एंड B, तो ये डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और पोल, इनके डिस्टेंस को हम लोग हमेशा U लेते हैं, स्मॉल u। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड U, ये U से गिना जाता है। ओके और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी इमेज है, उसको A डैश B डैश से दर्शाओ, बताओ। और उसके बीच का, यानी कि पोल, हमेशा कोई भी डिस्टेंस नापना है तो हमेशा कहीं से भी, किसी का भी, चाहे फोकस का करना है, चाहे आप सेंटर कर्वेचर का करना है, किसी का भी डिस्टेंस नापना है, हमेशा स्टार्ट करोगे पोल से नापना स्टार्ट करोगे। अब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड, यहाँ पर ये होगा V,
स्मॉल वी यहाँ पर, ठीक है, ये स्मॉल वी, आप इसको चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है, ये स्मॉल वी हो गया आपके पास, बात समझ में आ गई। उसके बाद ये पी है, सच एफ है यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस। अब पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड स्मॉल एफ या फिर फोकल लेंथ, बात समझ में आ गई। तो जितने भी डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं, चाहे इमेज का हो, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे प्रिंसिपल फोकस का हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर का हो, वो हमेशा पोल से ही हम लोग गिनेंगे, पोल से ही नापने की कोशिश करेंगे, मेजर करेंगे, वहीं से डिस्टेंस चेक करेंगे, तो पोल से ही देखा जाता है हमेशा, बात समझ में आ गई। ये चीज़ें, तो ये न्यूमेरिकल वगैरह में हमारे पास काम आएगा। आगे एक फार्मूला हमारे पास आएगा, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला। उसमें ये फार्मूलाज में ये सिंबल्स वगैरह U, V, F ये सारे और R वगैरह ये सब इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। और उनकी वैल्यूज भी होती होंगी, क्योंकि डिस्टेंस नापोगे तो क्या हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर हो इनका डिस्टेंस, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर है, उसको प्लस या माइनस में हमने लेना होता है, और वो प्लस माइनस किसके आगे लगेगा, कैसे लगेगा, वो मेजर करना बड़ा जरूरी है, वो समझाने वाला हूं, बड़ा ध्यान से देखना। अब ये जो आपके पास अपर्चर है, ये अपर्चर ये वाली लाइन होगी, बीच वाली लाइन, इस वाली कोऑर्डिनेट से इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमको, बात समझ में आ गई है। तो इस वाले के इस साइड में कोई भी चीज अगर होती है, कोई भी डिजिट्स अगर होते हैं, तो पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है, इस साइड में नेगेटिव में। तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट अगर किस साइड पड़ा हुआ है, इसी साइड पड़ा हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में, वेरी गुड, इसका नेगेटिव में होगा। फिर उसके बाद आप इमेज की बात करेंगे, इमेज भी अगर इसी साइड पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू यानी कि V की वैल्यू किस में पड़ी होगी, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। अगर इसी साइड पड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पड़ा हुआ है, इसी साइड किस में पड़ा होगा, नेगेटिव में, वेरी गुड। और अगर ये फोकल लेंथ वो भी इस लाइन से इस साइड ही है तो पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में, सब कुछ नेगेटिव में। अगर कोई चीज इस लाइन के इस साइड आती है तो वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है। और ये भी एक लाइन है, जैसे ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये भी एक लाइन है। इससे नीचे कोई भी चीज रहती है तो वो भी नेगेटिव में आएगी, और ऊपर कोई चीज रहती है तो पॉजिटिव में आएगी, ये भी ध्यान रखना। अगर नीचे और ऊपर की अगर बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ हाइट का काम होता है, h, ठीक है, हाइट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ, ऊपर नीचे। इधर उधर डिस्टेंस का काम होता है, ऊपर नीचे हाइट का काम होता है। बात समझ आ गई यहाँ तक। ये आपका सारा का सारा साइन कन्वेंशन सीखा, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन था यहाँ पे। समझ में आ गया सारा। चलिए, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मिरर फार्मूला, फिर उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन करेंगे। उसमें कुछ पैराज हैं, उन पैराज को बड़े डिटेल से समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चे जी। बच्चे, तो अब हम लोग करने वाले हैं मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में करेंगे। और मिरर फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल आएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा मिरर फार्मूला है क्या, ठीक है। मिरर फार्मूला, पहले मिरर फार्मूला देख लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। अच्छा, मिरर फार्मूला जो हमारे पास है, तो मिरर फार्मूला ये बोलता है हमारे पास कि मिरर फार्मूले में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। बहुत सारी बुक्स में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f भी है, तो प्लस है यहाँ पर, इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल करके आता है, मिरर फार्मूले का फार्मूला है। अब इसमें देख लीजिए u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल, ये जरूर ध्यान रखिएगा। v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और f इज इक्वल्स टू, स्मॉल f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ बताया था आपको मैंने, फोकल लेंथ जो भी कहां से, पोल से ही मेजर किया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं, और वैल्यूज पुट करके हम लोग आराम से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग, कोई अगर बोलेगा
कि आप इमेज की निकालिए वैल्यूज़, तो आप ये सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इस साइड रहने दोगे, बाकी जो वैल्यूज़ दी होंगी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, और जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं बस वैसे कर लेना हमें। बात समझ में आ गई ये चीज़ें। अगर एफ बोलेगा तो दोनों जगह की वैल्यू दी होगी, मतलब कुल मिलाकर के अगर एक चीज़ बोलने के लिए बोलेगा तो दो चीज़ की वैल्यू ज़रूर दी होगी वहाँ पे। समझ में आ गया? थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, वो भी थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ये समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे चलूँ मैग्नीफिकेशन की तरफ। क्या मौज हो रही है बच्चे? अच्छा, नेक्स्ट इज 16 मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बन रही है वो कितना ज्यादा मैग्नीफाइंग है, कितना ज्यादा बड़ा है। मैग्नीफाइंग बड़ा, कितना ज्यादा बड़ा दिखता है। इसका बच्चे फार्मूला होता है, इसका पहले तो सबसे पहले सिंबल देख लो क्या है, स्मॉल m, ये सिंबल होगा इसका, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? अब इमेज की तरफ क्या है, हाइट का क्या होता है सिंबल, स्मॉल h, तो स्मॉल h साथ में अगर इमेज बोला है तो साथ में डैश लगा लो, ठीक है, साथ में डैश लग गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ h लगा लो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। डैश का मतलब हमेशा, क्योंकि हम लोग जब डायग्राम में बनाते रहे हैं तो क्या करते रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर इमेज, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो a एंड b बनाते रहे हैं, यहाँ पर अगर इमेज है तो a डैश एंड b डैश बनाते रहे, तो डैश उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डैश वाला चीज़ें जो होती है इमेज के लिए यूज़ कर लिया करो, ठीक है, बेटर रहेगा, बुक बोलता है, ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। ओके, तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली हैं, एक चीज़ और, अगर मैग्नीफिकेशन, इसमें छोटा सा और इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ, इसमें एक और इंक्लूड होता है, जब ये चीज़ें आपके पास गिवन हो या ना गिवन हो, साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं, -v/u, ये एक और चीज़ इसमें है इंक्लूडेड। ये टोटल मिलाकर के फार्मूला बन गया मैग्नीफिकेशन का। अब इसमें क्या चीज़ है, अगर m की वैल्यू, ये m की वैल्यू जब निकालोगे इन सब चीज़ों को पुट कर करके, वैल्यू पुट कर करके, तो m की वैल्यू आपके पास एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आपके पास ये वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, किसी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है ना, और एक m की वैल्यू आ सकती है आपके पास या तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, मतलब कि एक से कम हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो m की वैल्यू क्या, एक तो ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एक आपके पास ये लेस देन 1 हो गया और यहां पर ग्रेटर देन 1 हो गया। एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। अब एक से ज्यादा और एक से कम क्या दर्शाता है? सबसे पहली बात, अगर एक से ज्यादा हो जाती है वैल्यू, तो एक से ज्यादा होने का मतलब यहां पर होता है कि ये मैग्नीफाइड है या एनलार्ज्ड है, बड़ा है, लार्ज। और अगर आपके पास एक से छोटी हो जाती है तो इसका मतलब है स्मॉल इमेज बनी है आपकी। बात समझ में आ गई? और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में फैक्टर आता है आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट का। ये कौन सा वर्चुअल है, कौन सा इरेक्ट है, ठीक है, रियल कौन सा है, इन्वर्टेड कौन सा है। वर्चुअल के साथ हमेशा एक सेंटेंस जोड़ लो, कहते हैं ना कि जाना है तो खाना है, ठीक है ना, खा के ही जाना है। कई बार बोलते हैं कि यार जाएंगे तो जाएंगे लेकिन खा के कुछ करके ही जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक सेंटेंस तुक बन जाता है यहां पर कि रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। रियल के साथ हमेशा कर लो रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चा। ये दो चीजें सेंटेंस जरूर याद कर लो। अगर रियल होगा तो साथ में इन्वर्टेड भी होगा, अगर वर्चुअल होगा तो साथ में इरेक्ट भी होगा। ये समझ लो बस, जहां पर वर्चुअल आएगा इरेक्ट साथ में लगा दिया करो, बस आंख बंद कर करके।
जहाँ पर रियल आएगा वहाँ पर इन्वर्टेड लगा दो आंख बंद कर करके। तो वही ये चीज़ बोलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव ये चीज़ बोलता है। पैरा पढ़िए ओनली, पता लग जाएगा वो क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव जो वैल्यू है आपके पास, ये पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या बताती है? पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आपको बोलती है कि आपके पास ये इमेज जो है वो रियल बन रही है। ठीक है, क्या बोलती है कि नेगेटिव वैल्यू बोलती है कि रियल, नेगेटिव बोलती है रियल, बाकी खुद ही लगा लो। रियल में क्या है, साथ में इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड लगा लो। पॉजिटिव बोलती है आपके पास कि ये इमेज, ये वर्चुअल है या इमेजिनरी है, वर्चुअल कुछ भी यूज कर सकते हो, ये वर्चुअल है। अब वर्चुअल अगर आ गया तो साथ में क्या आएगा, क्या आएगा वर्चुअल के साथ, क्या है, इरेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो जहां पर वर्चुअल आएगा वहां पर इरेक्ट भी लगा सकते हो, और रियल है, रियल के साथ में इन्वर्टेड लगाना हमेशा। नेगेटिव वैल्यू, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक है, माइनस का निशान आ गया ना साथ में किसी वैल्यू के साथ में, तो वहां पर रियल यूज करेगा कि हाँ भाई ये इमेज जो है जो आपके पास बन के आ रही है वो रियल है, एंड इन्वर्टेड भी है, उल्टी भी है और रियल भी है। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती है m की, प्लस का साइन लग जाता है, अगर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो वहां पर वो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अगर वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इरेक्ट यानी कि सीधी भी है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, उल्टा, और उसका इरेक्ट का मतलब सीधा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर करके हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। हो सकता है कि आज वो ना कंप्लीट हो, अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल का एक स्पेशल एडिशन ले लें। ठीक है, तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसको न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है इस वीडियो में। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।